जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हिंदी के महा मैराथन क्लास, ये जो आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। मैं जितना बताऊँगा उतना ही आपको तैयार करना है। एक ही वीडियो में आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही ये वीडियो 2 या 3 या फिर 4 बार में देखना, भले ही 20-20 मिनट में देखना, लेकिन ये वीडियो अच्छी तरीके से पूरी ज़रूर देख लेना। आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो, चाहे सब कुछ पढ़ लिया हो। जो सब कुछ पढ़ लिया तो रिवीजन भी हो जाएगा, और जो कुछ नहीं पढ़ा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और वीडियो के लास्ट में कहीं पर भी बता सकता हूँ कि इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आपने कुछ भी नहीं तैयार किया। ये महा मैराथन क्लास है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं जितने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य से शुरू करते हैं। देखो, आपको ये सारी चीज़ें OMR शीट में भरना होगा और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, ये भी बता देता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, उससे बताऊंगा तो केवल 20-30 ही करवा पाऊंगा, लेकिन जो इस तरह से बताऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है। मैंने बहुत सारे पेपर, प्रीवियस पेपर और सारी चीज़ों से मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट है, इतना ही आपको तैयार करना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य, तो सबसे पहले आता है भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक। बहुत बार पूछे जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये जो हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य में 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? देखो, भारतेंदु के अतिरिक्त भारतेंदु भी हो गए, उसके बाद में श्रीनिवास दास भी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हैं, उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेमघन है। ये आपको 4 तैयार कर लेना, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 ही तैयार करना। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक इन्हीं में से पूछे जाते हैं। देखो, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये आपको 5 तैयार कर लेना है। भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक हैं? भारतेंदु के अतिरिक्त यहाँ पर श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। समझ में आया? इतना तो आपका तैयार हो गया होगा। शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखो, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कितना इनमें से मालूम था। तो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। कौन हो गए यहाँ पर? जो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पहले ही महावीर, उसके बाद में प्रसाद द्विवेदी, ये हो गए। उसके बाद में इनके अतिरिक्त जो पूछा जाए, देखो द्विवेदी युग तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हो जाएंगे ही। उसके बाद में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, क्या है? मैथिली शरण गुप्त, ये हो गए। उसके बाद में अगले यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध, इनका इतना बड़ा नाम है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखना। चाहे आपने कुछ भी नहीं तैयार किया तभी बहुत ही अच्छे मार्क पूरे में पूरे 70 में 70 नंबर ला पाओगे हिंदी में, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में एक और श्रीधर पाठक, क्या? श्रीधर पाठक, ये आपको तैयार कर लेना। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्रीधर पाठक, ये हो गए आपके। उसके बाद में अगला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये हैं, देखो, विष्णु प्रभाकर, कौन है? और ये एक जीवनी, क्या है? कृति है, विष्णु प्रभाकर। कौन है आवारा मसीहा के लेखक? विष्णु प्रभाकर। उसके बाद में गोदान और गबन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये प्रेमचंद हैं। कौन है? ये प्रेमचंद हैं। गोदान गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में कलम का सिपाही, तो ये यहाँ पर अमृत राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय हो जाएंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दीपदान एकांकी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। डॉक्टर राम कुमार
वर्मा हो जाएंगे। यहाँ पर ये दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। गोदान गबन प्रेमचंद। यहाँ पर कलम का सिपाही अमृत राय। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद में मेरी असफलताएं तो बाबू गुलाब राय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके हो गए इतने ही आपको तैयार करना, 5 नंबर इन्हीं में से पूछा जाएगा। देखो और आपको क्या करना है, इनकी सबकी एक एक दो दो रचनाएं याद कर लेना है। भारतेंदु युग के जो लेखक हैं इनकी रचनाएं, द्विवेदी युग की भी रचनाएं याद कर लेना है इन्हीं लेखक के, बस इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पर हिंदी पद्य में, हिंदी पद्य साहित्य। इसमें देखो सबसे पहले शुरू होता है भक्तिकाल कवियों के नाम। भक्तिकाल कवि जैसे यहाँ पर कबीरदास हो गए, यहाँ पर उसके बाद में इनकी रचना कौन सी है? बीजक है। उसके बाद में कबीरदास भक्तिकाल के ही कवि हैं और इनकी रचना कौन है? बीजक है। उसके बाद में सूरदास इसी भक्तिकाल के कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है? सूरसागर है। तुलसीदास श्री रामचरितमानस है। तो यही 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है रीतिकाल कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए केशव दास, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देखो केशव दास की यहाँ पर रामचंद्रिका हो गई, उसके बाद में कवि प्रिया हो गई, रसिक प्रिया। ये देखो सभी इसमें देखो कितना सरल है, केशव दास की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये 3 रचनाएं हो गई। उसके बाद में भूषण, ये रीतिकाल के ही कवि हैं, तो शिवा बामनी हो गई। उसके बाद में छत्रसाल और उस दशक हो गई। उसके बाद में यहाँ पर शिवराज भूषण हो गई। ये इनकी तीनों रचनाएं हो गई, शिव बामनी, छत्रसाल, दशक, उसके बाद में शिवराज भूषण, ये भूषण की रचनाएं हैं, ये रीतिकाल के ही कवि हैं। उसके बाद में मतिराम की 2 ही रचनाएं, यहाँ पर मतिराम सतसई और रसराज हैं, दोनों हो गई मतिराम की। उसके बाद में बिहारी की एकमात्र रचना है जिसमें यहाँ पर देखो केवल बिहारी सतसई ही है। कौन सी है? बिहारी सतसई है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिनका नाम है बिहारी सतसई। उसके बाद में इसी में पद्माकर की रचना कौन सी है? गंगा लहरी और पद्माभरण है, पद्माभरण है, ये दोनों इनकी रचना है। तो आपको इतना तैयार कर लेना, ये हो गए। उसके बाद में इसी में और है, देखिए यहाँ पर इतना ही, इसी में हिंदी पद्य साहित्य में इसमें आता है छायावादी कवियों के नाम तथा उनकी रचना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें देखो 4 ही छायावादी कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें 3 ही लिखे हैं। देखो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और आंसू हो गई, और यहाँ पर चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। क्या है? चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर उसके बाद में महादेवी वर्मा की यामा, दीपशिखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना है? यामा है, दीपशिखा है। उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये छायावादी कवियों के नाम हो गए। तो आपको ध्यान रखना, ये भी याद कर लेना है कि इनकी जो यहाँ पर सन कब से कब तक चला था, ये भी याद कर लेना। बाकी इतना ही तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही फंसेंगे। उसके बाद में और है तार सप्तक के संपादक का नाम तथा प्रकाशन। ये देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो तार सप्तक के संपादक का नाम क्या है? यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इनका क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। और जो कोई बार पूछा जाता है कि जो अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम ये भी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। और जो तार सप्तक का संपादन हुआ था तो 1943 ईस्वी को प्रथम संपादन प्रकाशन हुआ था। जो द्वितीय पूछा जाए तो 1952 ईस्वी में हुआ था। जो द्वितीय पूछा जाए, ये प्रथम है और ये द्वितीय है, समझ में आया? उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर रस, छंद और अलंकार। ये भी आपके MCQ ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं A to Z, जिससे आपके इसमें 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले रस देखते हैं। देखो रस आपके 2 ही बोर्ड एग्जाम में हैं, हास्य रस और यहाँ पर करुण रस, हास्य रस और करुण रस। तो इसकी परिभाषा देखो बहुत सिंपल सी होती है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य रस में देखो इसका इतना आपको ध्यान रखना, कोई बार पूछा जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और देखो ये हास्य रस किसको कहते हैं? जब जिसको जैसे नाटक देखने या कविता को पढ़ने इसमें जिसमें हंसी प्रकट हो, हंसी आए, उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। उदाहरण जैसे मातहि पितहि उऋण भय नीके गुर, यहाँ पर ऋण
रहा सोच बड़ जी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 आप लोग उदाहरण याद कर लेना, विद्या क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से तैयार कर लेना। वही देखो उदाहरण ही पूछे जा सकते हैं जिसमें देखो हंसी की बात आ जाए जो उदाहरण में, तो समझ जाना कि हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। और करुण रस में क्या है, देखो इसका स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, इसका स्थायी भाव शोक है। क्या है, शोक। जैसे कोई कविता या नाटक को पढ़ने में दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, जैसे कोई जैसे नायक या नायिका बिछड़ गए हैं, उसका विलाप हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, करुण रस होता है। इसका जैसे उदाहरण, शोक विकल सब रोमय रानी, रूप रास बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, पदय भूमि तल 12 ये दोनों देखो अलग अलग हैं। मतलब देखो इसमें समझ में आ रहा है कि रो रहे हैं या फिर बिछड़ गया, कोई दुख की बात हो तो समझ जाना कि यहाँ पर करुण रस है। 2 ही रस हैं। इसमें हंसी की बात आ जाए तो समझ जाना कि हास्य रस है। जो यहाँ पर दुख की बात हो तो समझ जाना कि यहाँ पर शोक है, मतलब करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। ये ध्यान रखना आपको। बाकी उसके बाद में अब यहाँ पर चलते हैं छंद। छंद भी बहुत सरल है। देखो यह 4 पंक्तियों वाला, देखो सबसे पहले रोला छंद, इसमें भी 2 ही छंद हैं, रोला और सोरठा। तो सबसे पहले रोला समझते हैं। देखो रोला छंद यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर क्या होते हैं, विराम या फिर 24 मात्राएं होती हैं। अभी समझा दूंगा। देखो समझ में आया, बहुत सिंपल से हैं सारी चीज़ें। एक बार वीडियो देख लेना या 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो समझ में आया, यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। अभी बताऊंगा कि चरण किसको कहते हैं। और प्रत्येक चरण में यहाँ पर 11 और 13 पर क्या होंगी, 24 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में यहाँ पर जो 2 चरण होंगे इनमें 24 मात्राएं मिलेंगी। अब कैसे, इससे देखो इस तरह से समझो। देखो क्या लिखा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं वही प्रसिद्ध छत्र यहाँ पर प्रतिभूप शिवाजी। देखो इसमें इतना बड़ा है। इसमें देखो 8 चरण ऐसे हो गए, एक उसके बाद में ये कामा लगा हुआ है, यहाँ से एक चरण ये हो गया, एक ये होगा, 2 हो गए, उसके बाद में 3 ये 4, उसके बाद में ये कामा लगा 4, एक 5, 5 6, उसके बाद में एक यहाँ से शुरू हुआ 7 और ये 8 चरण हो गए। तो देखो इसको गिनना कैसे है। इसमें क्या होता है, जो देखो बड़ी की पाई लगी हो या फिर बड़ा आ हो जैसे, तो उसमें क्या होता है, ये 5 की तरह 2 लिखे जाते हैं। तो इसमें देखो जीती जाती दोनों 5-5 हैं, मतलब 2-2 हैं। उसके बाद में इसमें देखो बड़ा का डंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 2-2 4 हो गए, 4-4 यहाँ पर 8 हो गए, 8 1 9 9 2 11। क्या बता रहा था कि यहाँ पर 11 और 13 पर क्या होता है, विराम यत होती। तो समझ जाना कि रोला छंद ही है। तो यहाँ पर देखो 11 आया, उसके बाद में यहाँ पर गिनोगे तो आखिरी में 13 आएगा। तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर रोला छंद हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में इसी प्रकार से इसमें बहुत सिंपल सा है। जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा होता है। देखो इसमें कैसे, यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। रोला में 8 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सिंपल सा है। देखो इसका जो पहला चरण ये है और ये दूसरा हो गया, तो ये तीसरा है। तो इसके और इसमें जो मात्रा जोड़ेंगे तो इसमें कितने निकलेंगी, 11-11 मात्राएं निकलेंगी। इसमें भी 11 होंगी और इसमें भी 11 मात्राएं होंगी, ये वाले चरण में। और इसमें 13-13 मात्राएं होंगी, चाहे गिनो। यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद में 2 यहाँ पर हो गई, 3 4 5 6, उसके बाद में 7, यहाँ पर 8 और 9 10 और ये देखिए 11 हो गई। तो यहाँ समझ में आया। ये देखो होई में ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये डबल है, हो लगा है, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 1 9 यहाँ पर हो गई, और ये 10 हो गई, ये 2 हैं यहाँ पर, और 10 1 11। तो यहाँ पर क्या बता रहा था, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो ऐसे ही गिन लेना। तो इसमें 11-11 मात्राएं हैं, तो ये सोरठा छंद हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको गिनना है। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल से सारी चीज़ें ऐसे ही आपको तैयार करना है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला, क्या है यहाँ पर अलंकार। क्या है, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अलंकार समझते हैं। देखो अलंकार 3 ही हैं, रूपक, उसके बाद में उत्प्रेक्षा और उपमा, 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे। तो देखो रूपक अलंकार बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो,
या किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हर्राई, मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होना चाहिए, समान बताया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल रूपी बताया गया है। क्या, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल रूपी बताया गया है, मतलब उसमें कोई भेद नहीं है। जो जिनके भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है ये कमल की तरह कोमल बताया गया है, मतलब कोई भेद नहीं रखा गया है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ये समझ लेना। देखो बहुत सिंपल सा होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब कोई उसमें अलग अलग नहीं। जैसे इसमें देखो चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये भगवान जो श्री कृष्ण के चरण हैं ये कमल रूपी बताए गए हैं। जो चरण हैं ये इसमें कोई भेद नहीं बताया गया है, तो समझ में आया, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर देखो मन मानो, जनु जानो या जनो मनो आदि वाचक शब्द हों, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझना, इतना आप लोग समझना, जो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें देखो मन मानो या जनु जानो या जनो मनो आदि कोई भी वाचक शब्द जो उदाहरण में दिए हों, जैसे मन मानो या जनु जानो या जनो मनो, कोई भी जो उदाहरण में ये दिए हैं तो समझ जाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत सिंपल सा है, याद करने की ट्रिक यही है। जनु जानो, मन मानो, जनु जानो या जनो मनो कोई वाचक शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गाट, उसके बाद में मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। देखो ये मनो आ गया शब्द, ये क्या है, तो समझ जाना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कोई भी यहाँ पर उदाहरण हो उसमें ये सारी चीज़ें जो मन मानो, जनु जानो या जनो मनो कोई वाचक शब्द जो हों, जो समझ जाना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आया, तो यही ट्रिक होती है पहचानने की। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं ये तो सारे बहुविकल्पी। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये सारे चीज़ें भी आपके एक यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन वो यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके, तो आपको समझाना है। तो सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें जो बताया, देखो इसमें रूपक अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर उपमा, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कोई देखो चरण कमल में कोई भेद नहीं रखा गया, बंदो हर्राई, तो यहाँ पर ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में उदाहरण में जो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे मन मानो या जनु जानो, जनो मनो कोई वाचक शब्द हो तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मनो शब्द दिया। उसके बाद में अब उपसर्ग, देखो उपसर्ग में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई शब्द है उसके पहले जोड़कर, जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर समझिए यहाँ पर आचार कोई शब्द है, इसके पहले आपको जोड़ना है। यहाँ पर क्या जोड़ना है, जैसे कोई उपसर्ग जोड़ दिया, यहाँ पर अ जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, ये अनाचार बन गया। क्या बन गया, अनाचार बन गया। क्या अन जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, अनाचार बन गया। तो अभी आप लोगों को बता दूं, जैसे अन का हो जाएगा अनर्थ, उसके बाद में अनंत हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, अनादि हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी शब्द के पहले जोड़ना आपको, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। ये सारी चीज़ें हैं ये पहले जोड़ी जाते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर अपका, देखो यहाँ पर अपकार हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, ये वाद था इसमें अप जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, ये अपवाद बन गया। उसी प्रकार मान था, इसमें अप जोड़ दिया गया, अपमान बन गया। उसी प्रकार राध था, अपराध जोड़ दिया गया, अप जोड़ दिया गया, अपराध हो गया। समझ में है, तो ये उपसर्ग होते हैं, किसी शब्द के पहले जोड़ना उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अनु का अनुकरण हो गया, अनुरूप हो गया, अनुसार हो गया, अनुवाद हो गया। जैसे वाद में अनु जोड़ दिया गया तो यहाँ पर क्या बन गया, अनुवाद बन गया। तो बहुत सिंपल से उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे सु का यहाँ पर अधिका, अधिकार, अधिकरण, यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद में सु का यहाँ पर सुमार्ग, सुधार, सुकर्म, सुरक्षा, सुगम, ये हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला है अभिमेय, अभिलाषा, अभिमान, ये क्या हो जाएंगे, ये उपसर्ग सारी हैं। उसके बाद में यहाँ पर परिमेय, जैसे देखो वार में क्या जोड़ दिया गया है, यहाँ पर वार में परि जोड़ दिया गया है तो क्या, ये उपसर्ग जो पहले जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवार हो गया, परिवाम हो गया, परिक्रमा हो गई, ये सारे आपके उपसर्ग हो गए। जैसे उप में उपकार, उपवन, उपमान, ये सारे उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दिए। उसके बाद में अब चलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या था, उपसर्ग में पहले जोड़ना था और प्रत्यय में बाद में। कोई शब्द हो उसको बाद में जोड़ना। जैसे यहाँ पर कोई लघु शब्द दिया है, लघु शब्द दिया गया और आपको जोड़ना है, इसमें त्व जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, ये प्रत्यय है, जो त्व है ये प्रत्यय है।
तो ये क्या बन गया, लघुत्व बन गया। मतलब कोई शब्द के बाद में जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे आई में जैसे चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ देखो था ये, और धन यहाँ पर आई जोड़ दिया गया, चौड़ाई बन गया। जैसे लंबाई, उसी प्रकार यहाँ पर लिखाई, ये क्या है, ये प्रत्यय हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर लघु था तो जोड़ दिया गया, लघुत्व हो गया, बंधुत्व हो गया, महत्व हो गया, कवित्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। भले ही ये वीडियो 2, 3 या 4 बार में देखना, लेकिन आप लोग 20-20 मिनट करके ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ता में जैसे महानता हो गया, महान में ता जोड़ दिया गया तो महानता बन गया। उसी प्रकार मधुर में ता जोड़ दिया गया, मधुरता बन गया। उसी प्रकार सुंदर में ता जोड़ दिया गया तो सुंदरता हो गया। उसी प्रकार बच में पन जोड़ दिया गया तो बचपन हो गया। पन में भोलापन जोड़ दिया गया तो यहाँ पर भोलापन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर पागलपन हो गया। उसके बाद में हट, यहाँ पर हट और आहट ये दोनों एक में ही आ जाते, तो घबराहट, चिल्लाहट, ये क्या है, ये सारे प्रत्यय हैं। तो ये सारे प्रत्यय ऐसे जो पूछा जाए तो समझ जाना कि ये प्रत्यय हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर समास में। क्या, यहाँ पर समास भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही पूछे जाएंगे, द्विगु समास और द्वंद्व समास हैं। देखो द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे कोई संख्या जैसे 4, 5, 7 ये क्या होती हैं, ये गिनती होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं। द्विगु समास में संख्यावाचक होगा, द्वंद्व समास में और का लोप होगा, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे चौराहा है, चौराहा में क्या दिख रहा, मतलब 4 क्या है, संख्या तो हुई। तो यहाँ पर क्या हो गया, चौराहा में 4 राहों का समूह होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक, 4 राहों का समूह, चौराहा, त्रिफला, 3 फलों का समूह, नवरत्न, इसमें 9 रत्नों का समूह। देखो 9 होते हैं रत्न, तो क्या है, ये संख्या तो ही है। उसके बाद में अगला यहाँ पर पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, तो क्या हो गया, यही तो संख्या, यहाँ पर क्या है, यही तो संख्यावाचक है जो द्विगु समास होगा। जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि, तो क्या है, ये देखिए क्या है, ये तो देखो यहाँ पर संख्यावाचक तो है। कोई भी ऐसे जो संख्यावाचक दिया हो तो समझ जाना कि यहाँ पर द्विगु समास, बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में द्वंद्व समास में देखो क्या होगा, जो ये दिए रहे होंगे इसमें वाचक शब्द बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, यहाँ पर इस तरह से, ये जो माइनस का चिन्ह आप लोग समझते हैं, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, ये जरूर बीच में लगा होगा। और इसको जब यहाँ पर समास विग्रह करोगे तो और का लोप लग जाएगा। जैसे यहाँ पर माता पिता में माता और पिता हो जाएगा, राजा रानी में राजा और रानी हो जाएगा। उसके बाद में पाप पुण्य में पाप और पुण्य हो जाएगा। देखो और का लोप इसमें लग जाएगा द्वंद्व समास में, उसमें संख्यावाचक था, इसमें और का लोप लगेगा और योजक चिन्ह लगा होगा। उसके बाद में धर्माधर्म केवल यही एक है जो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, तो इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसमें धर्म और अधर्म हो जाएगा। उसके बाद में दाल भात हो जाएगा। कोई भी ऐसे जो योजक चिन्ह लगे हो तो समझ जाना द्वंद्व समास है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर तत्सम तत्भव, ये आपको देखो याद करना पड़ेगा। ये 4-5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो यही आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तत्सम तत्भव को, जैसे यहाँ पर आँख का अक्ष हो गया, ओंठ का ओष्ठ हो गया, कपूर का कर्पूर हो गया, दही का दधि हो गया, दूध का दुग्ध हो गया, कपड़ा का वसन हो गया, सांप का सर्प हो गया। और ये घोड़ा का आप लोग याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आग का, जैसे आग का क्या हो गया, अग्नि हो गया, तो ये भी आ सकते हैं। तो ये देखो यही इंपॉर्टेंट है, यही आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं पर्यायवाची, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। तो इसमें देखो पर्यायवाची, जैसे यहाँ पर आकाश हो गया, आकाश का क्या होता है, अंबर होता, आसमान होता, व्योम होता, नभ होते हैं। कमल का जैसे सरोज, पंकज, जलज, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में तालाब का जैसे सर, सरोवर, यहाँ पर और क्या है, ताल, पोखर, ये सभी क्या है, ये तालाब हैं। उसके बाद में बादल का मेघ, जलद, नीरद, ये सभी क्या है, ये बादल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये सारे आपको MCQ में पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब चलते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए संधि, अब आ जाए यहाँ पर संधि। संधि में पूछा जाएगा आपको, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, वो है यहाँ पर यण संधि। इसमें देखो यण संधि में क्या होता है, इसमें आपको ऐसे बताना होता है, अभी समझा रहा हूँ। देखो और इसका सूत्र क्या होता है, इको यणच होता है। क्या होता है इसका सूत्र, इको
यड़च इसका सूत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई बार पूछ लेता है कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है इको यड़च इसका सूत्र होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, यड़ संधि है, तो आपको यही याद करना है। इसका मतलब होता है, देखो यदि यहाँ पर धन अप तो क्या हो जाएगा, यद्यप हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार सुधन आगतम तो यहाँ पर स्वागतम हो जाएगा। उसके बाद में मधु धन अरे तो यहाँ पर मध्वरि हो जाएगा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थी, तो मैं आप लोगों को ये बता दिया। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर संधियाँ भी पूछी जाएंगी। उसके बाद में आता है यहाँ शब्द रूप। देखो ये थोड़े से कठिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, कॉपी में आपने बुक में देख लेना है। एक फल के शब्द रूप जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलज फले फलानम, फलान फलाभ्यम फले, ये आपको ध्यान रखना है। ये और मति के ये 2 आप लोग तैयार कर लेना शब्द रूप। उसके बाद में धातु रूप में आपको हंस धातु केवल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपके 20 नंबर के जो पूछे जाएंगे MCQ ये हो गए। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या करने को आएगा, और इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। क्या है यहाँ पर, कुसंग का जोर। क्या है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति, क्या है, नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बहुत ज़्यादा वायरल ये पैराग्राफ है, हर साल पूछा जाता है। तो क्या करना होता है, देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, और एक प्रश्न होता है उसके आपको उत्तर देना होता है। जो रेखांकित अंश कौन सा होता है, जो ये मैंने रेखा खींची हुई है, इसी प्रकार से क्या करना होता है, इसी की व्याख्या करना होता है। तो एक पैराग्राफ होगा, उसी को आपको देखकर अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। तो पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए इसको जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसी में से कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये मित्रता नामक पाठ है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपका संदर्भ हो गया। इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के देखो मित्रता नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत सिंपल सा ये आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या। ये वायरल जो पैराग्राफ है, ये वायरल पैराग्राफ है, हर साल पूछा जाता है। अभी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, वही आएंगे। 100% वही तैयार करना है। तो आपको वही तैयार करना है, ज़्यादा तैयार नहीं करना। अभी बताऊंगा कि कैसे। उसके बाद में अगला यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैंने बताया मैंने, ये जो रेखा खींची हुई है इसी की आपको व्याख्या करना होता है। तो क्या है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है शुक्ल जी कहते हैं कि। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कोई पैराग्राफ आपको जैसे उसकी हिंदी नहीं आ रही तो आपको क्या करना, सबसे पहले लेखक कहता है या शुक्ल जी कहते हैं, जो भी लेसन के लेखक हों तो इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद में जो हिंदी है ऐसे ही उतार दोगे, कुछ अपने शब्द लिख दोगे तो एग्जामिनर फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। आपको ऐसे ही लिखना है शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद में बस सिंपल सा, बहुत सिंपल सा होता है, शुक्ल जी कहते हैं, या कोई भी हो सकता है, जैसे लेखक कहता है और कि इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में जो समझ में आए पैराग्राफ में, जैसे आपको नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख दोगे, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, क्योंकि इतना नहीं देखता। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉपी चेक करने के होते हैं तो ज़्यादा नहीं देखता। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति घातक बुखार से ग्रसित हो तो उसके शरीर में स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारे नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला था कि जो युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अपने शब्दों में लिख देना, और ये प्रश्न उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा उत्तर प्रश्न का। तो ये आपका गद्यांश इसी प्रकार से पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा है। देखो संदर्भ आपको केवल मालूम होना चाहिए, इतना सही होना चाहिए कि पाठ का नाम मालूम होना चाहिए और यहाँ पर लेखक का नाम। बाकी रेखांकित अंश आपकी व्याख्या तो आसानी से कर दोगे, और ये प्रश्न भी आप लोग हल कर दोगे। तो ये यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है। अभी आप लोगों को पार्ट 2 भी बताऊंगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। इसको देखने के बाद सुबह अपलोड कर दिया जाएगा।